हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो है हिंदी काव्य शास्त्र। ज़्यादातर इस विषय को लेकर के बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है, उन्हें ये जो विषय है वो बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए आज मैं इस विषय को लेकर के आई हूँ। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास कैसा है। तो यासक के निरुक्त और पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये जो है इनके द्वारा लिखी हुई इनकी ये रचना है, जिसके अंतर्गत हमें काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के क्या प्राप्त होते हैं, सूत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र का व्यवस्थित जो आरंभ है वो सामान्यतः कहाँ से माना जाता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, जिसका समय कितना है, लगभग प्रथम शती ईस्वी से इसका जो आरंभ है वो माना जाता है। किसका, भारतीय काव्य शास्त्र का जो आरंभ हम मानेंगे सामान्यतः तो कहाँ से मानेंगे, भरत मुनि के जो हमारे आचार्य थे भरत मुनि, उनके द्वारा लिखी हुई थी रचना कौन सी, नाट्य शास्त्र, उससे जो है इसका आरंभ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि से लेकर के अब तक के काव्य शास्त्र के जो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 5 कालों में उसको विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था उसी प्रकार से हमने काव्य शास्त्र के इतिहास को भी 5 कालों में विभक्त किया है। तो वो 5 काल कौन कौन सी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। प्रथम चरण में यानी कि प्रथम जो काल है वो कौन सा है, 5वीं शती के अंत तक। दूसरा जो है वो है 6ठी शती से लेकर के 11वीं शती तक का जो इसका समय माना गया है। तीसरा जो काल है उसको क्या कहेंगे, विस्तारण काल कहेंगे, और इसका जो समय है वो 12वीं शती से लेकर के 17वीं शती तक माना जाता है। चौथा है हमारा अनुवाद काल, जिसका समय है 17वीं शती से 19वीं शती के मध्य तक। और पांचवा जो काल है वो है अध्यतन काल, ये है समय इसका 19वीं शती से अंतिम चरण से अब तक का। जो 19वीं शती का जो अंतिम चरण है वहाँ से लेकर के अब तक का जो इसका समय है वो अध्यतन काल का माना जाता है। अब हम अपने प्रथम काल के विषय में जानेंगे कि प्रथम चरण जिसका समय कितना है, 5वीं शती के अंत तक। तो इसके विषय में हम विस्तार से जानते हैं कि प्रथम चरण, यद्यपि आचार्य भरत मुनि से पहले अनेक आचार्य थे, कि भरत मुनि से पहले भी अनेक आचार्य ऐसे थे जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित अपनी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इस काल के उपलब्ध ग्रंथों में केवल भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ही नाम आता है। जो 5वीं शती में भरत मुनि से पहले और भी आचार्य रहे जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित अपनी रचनाएं लिखी हैं, काव्य शास्त्र के बारे में लिखा है, लेकिन जो 5वीं शती है इस समय में केवल हमें भरत मुनि का ही नाट्य शास्त्र प्राप्त होता है। अतः आचार्य भरत मुनि को ही काव्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। जो आचार्य हुए थे उन्होंने पहले लिखा था, लेकिन जो ये 5वीं शती जो प्रथम चरण का जो समय माना गया है कि 5वीं शती के अंतिम से इसका का जो शुरुआत वो मानी गई है, तो इस समय में हमें केवल भरत मुनि का ही नाट्य शास्त्र प्राप्त होता है, जिसके कारण भरत मुनि को ही हमें जो काव्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया गया है। किसको, भरत मुनि को। इन्होंने नाट्य कला का सर्वांगीण विवेचन करने के साथ साथ नाटक से संबंधित अन्य कलाओं तथा साहित्य यानी कि किस्से काव्य के विभिन्न तत्वों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। साहित्य शास्त्र में इनकी सबसे बड़ी जो देन है वो क्या है, रस सिद्धांत की है। किसकी, भरत मुनि की। भरत मुनि ने साहित्य शास्त्र में जो सबसे बड़ी अपनी देन दी है वो क्या दी है, रस सिद्धांत दिया है। ये रस, इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, जो रस सिद्धांत इन्होंने भरत मुनि ने दिया है उस सिद्धांत के अनुसार साहित्य का लक्ष्य
पाठक या श्रोता की भावनाओं को उद्वेलित करके उसे आनंद प्रदान करना है। यानी कि रस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि साहित्य का लक्ष्य क्या माना जाएगा? साहित्य का लक्ष्य है पाठक या जो श्रोता है, पाठक यानी कि पढ़ने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला, तो पाठक या श्रोता की भावनाओं को उद्वेलित करके उसे क्या करना है? आनंद प्रदान करना है। इसलिए आनंद को साहित्य शास्त्र में रस कहते हैं। यानी कि भरत मुनि ने क्या कहा है कि भरत मुनि ने कहा है कि जो रस सिद्धांत है उसके अनुसार जो साहित्य है उसका लक्ष्य क्या होता है कि जो पाठक होता है यानी कि पढ़ने वाला और सुनने वाला उसकी भावनाओं को उद्वेलित करके यानी कि उनको जागृत करके उनकी भावनाओं को और बढ़ा करके उसे आनंद प्रदान करना, ये क्या है? ये साहित्य का लक्ष्य है। और इसी आनंद को साहित्य शास्त्र में क्या कहते हैं? इसी आनंद को साहित्य शास्त्र में रस कहते हैं। और हम आगे की अपनी जो क्लासें पढ़ेंगे तो रस के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। और इस लक्ष्य की पूर्ति तभी संभव है जब साहित्य की सामग्री को किसी एक मूल भावना से संबंधित करके उसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब ये लक्ष्य जो रस है यानी कि जो आनंद है वो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम कोई भी साहित्य लिखते हैं। साहित्य की जैसे अन्य कई सारी विधाएं हैं, जब कोई भी विधा जब लिखी जाती है तो उसमें कोई एक मूल भावना से संबंधित उस साहित्य को लिखा जाता है और उसी भावना को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। मान लो हमने कोई वीर रस से संबंधित हमने कोई साहित्य लिखा है, कोई रचना लिखी है, तो हमने वीर रस को क्या माना है? केंद्रित कर लिया है। उस भावना वीर रस की भावना से संबंधित उस रचना को हमने लिखा। जब हम उस रचना को पढ़ेंगे तो हमें क्या है? वीर रस की प्राप्ति होगी। तो इसमें ही यही कहा गया है कि जब हम साहित्य लिखते हैं तब उस साहित्य में किसी भी रस को जो हम प्रस्तुत करेंगे तो उस रस की पूर्ति हम तभी संभव हो सकती है जब साहित्य की सामग्री को किसी एक भावना से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे शब्दों में संपूर्ण रचना के केंद्र में ये क्या है? रचना, संपूर्ण रचना। संपूर्ण रचना के केंद्र में कोई एक स्थायी भाव स्थिर रहे। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम वीर रस की से संबंधित रचना लिख रहे हैं तो उसमें वीर रस केंद्र में होगा। और अगर हम सौंदर्य से संबंधित कोई रचना लिख रहे हैं तो उसमें रति जो रस होता है वो हमें इसमें स्थायी भाव में रखना होगा। अगर हम कोई करुण भरी कविता लिख रहे हैं तो उसमें करुण रस जो है वो हमारे केंद्र में होगा। तो कोई भी रचना जब हम लिखते हैं तो उससे संबंधित जो हमारा रस होता है यानी कि जो हमारी भावना होती है वो केंद्र में रख के लिखी जाती है, वो उसका स्थायी भाव रहता है तथा उसके विभिन्न अंश उसी स्थायी भाव के विभिन्न अवयव के रूप में स्थिर रहते हैं। हमारा मेन जो है, हमारा जो मुख्य है वो हमारा रस जो रखा गया, जैसे करुण को हमने मान लिया तो करुण रस से संबंधित हम रचना लिख रहे हैं तो बाकी के जितने भी उस रचना से संबंधित अंश हैं उनमें भी जो है करुण रस से संबंधित ही रस हमें प्राप्त होंगे। वो स्थायी भाव जो हमारा करुण रस है, तो करुण रस से संबंधित जितने भी स्थायी भाव है वो सभी उनके अवयवों में, उनके तत्वों में समाहित होंगे, यही इसमें कहा गया है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये अवयव भी 3 प्रकार के माने जाते हैं। जो हमारे रचना से संबंधित जो अवयव होंगे, स्थायी भाव जो हमने केंद्र में रखा है उससे संबंधित जो हमारे अवयव होते हैं वो कितने प्रकार के माने गए हैं? वो 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वस्तुतः ये तीनों अवयव स्थायी भाव के ही घटक तत्व हैं, यानी कि उनसे संबंधित ये तत्व माने गए हैं तथा इन्हीं के माध्यम से जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? प्रस्तुत होता है। इस तथ्य को सूत्र रूप भरत मुनि ने कहा है संयोगादि रस एवं व्योभिचारी होती है। उन्होंने क्या कहा है? संयोगादि रस एवं व्योभिचारी होती है। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, ये क्या आएगा? ने इस प्रकार आचार्य भरत मुनि ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो आज भी प्रचलित है और मान्य है। यानी कि ये जो सिद्धांत भरत मुनि के द्वारा दिया गया है रस सिद्धांत, वो क्या है? आज भी प्रचलित है, आज भी चला आ रहा है और सभी इसको मानते भी हैं।
अब हम आगे देखें। दूसरा जो काल है वो कौन सा है, छठी सती से लेकर के 11वीं सती तक। तो का भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वतोमुखी विकास इस काल में हुआ था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है उसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो इसी काल के अंतर्गत किया गया था। किस काल में, छठी शताब्दी से लेकर के, छठी सती से लेकर के 11वीं सती तक। इस काल में एक और भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन एवं क्षेमेंद्र जैसे मौलिक चिंतक उत्पन्न हुए, जिन्होंने साहित्य के नए नए तत्वों का अन्वेषण करते हुए अनेक नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। तो इस काल में कौन कौन से आचार्य हुए थे, भामा, उनका समय है छठी सती, दंडी 7वीं सती, वामन 8वीं सती, आनंदवर्धन 10वीं सती और क्षेमेंद्र 11वीं सती। तो ये कैसे आचार्य माने जाते हैं, मौलिक चिंतन वाले ये आचार्य माने जाते हैं, जिसके कारण इनको मौलिक चिंतक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहित्य के नए नए तत्वों का अन्वेषण किया, आविष्कार किया और अनेक नए सिद्धांतों की इन्होंने क्या की, स्थापना की थी। तो दूसरी तरफ भट्ट लोलट, इनका समय है 8वीं से छठी सती, शंकुक 9वीं सती, भट्टनायक 9वीं से 11वीं सती का इनका समय है, अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं सती, राजशेखर 10वीं सती, धनंजय 10वीं सती, मुहिम भट्ट 10वीं से 11वीं सती, भोजराज 11वीं सती जैसे प्रतिभाशाली व्याख्याताओं का क्या हुआ, आविर्भाव हुआ, जिन्होंने पूर्ववर्ती यानी कि पहले के जो आचार्य थे उनकी स्थापनाओं का क्या किया, सूक्ष्म विश्लेषण किया और तीक्ष्ण खंडन मंडन करते हुए भारतीय काव्य शास्त्र को व्यापक और गंभीर रूप इन्होंने प्रदान किया। यानी कि जो ये हमारे आचार्य हुए, इन्होंने क्या किया, जो पहले से जिन आचार्यों ने अपनी सिद्धांतों की स्थापनाएं कर रखी थी उनका क्या किया, इन्होंने स्थापनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया, तीक्ष्ण खंडन मंडन करते हुए भारतीय जो साहित्य शास्त्र है उसको क्या दिया, व्यापक और गंभीर रूप प्रदान किया। इस प्रकार इस युग को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, नवीन सिद्धांतों की स्थापना और नवीन व्याख्याएं। तो इस प्रकार से इन 2 नामों के द्वारा हम इस युग को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो चलिए इनके विषय में हम जो है विस्तार से जान लेते हैं। नवीन सिद्धांतों की स्थापनाएं। इस युग में साहित्य संबंधी 5 नए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो वो कौन कौन से थे, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। तो इन 5 सिद्धांतों की जो स्थापनाएं हैं वो किस में हुई, द्वितीय काल में हुई थी, द्वितीय चरण में हुई थी। यद्यपि ये सिद्धांत पर्याप्त मौलिक थे, लेकिन हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से अधिकांश का जो प्रेरक है वो क्या है, वो हमारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यानी कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो क्या है, हमारा प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं के द्वार आधार पर ही हम जो है इन सिद्धांतों की स्थापना कर पाए थे। भरत मुनि के विभिन्न प्रसंगों में अलंकार, गुण, दोष, औचित्य आदि तत्वों की चर्चा गौण रूप से की गई थी। प्रवर्ती अलंकार, रीति एवं औचित्य संप्रदाय प्रवर्तकों ने इसी चर्चा से संकेत पाकर स्वतंत्र और व्यापक सिद्धांतों की क्या की, स्थापना की। क्योंकि भरत मुनि ने क्या है, गौण रूप से इनकी स्थापना, इनकी चर्चा की थी। तो ये जो हमारे अब आचार्य हुए इस काल के, तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है स्वतंत्र और व्यापक रूप से उनकी क्या कर दी, फिर स्थापना कर दी। इस प्रकार वक्रोक्ति की चर्चा भी वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तन के बहुत पहले भामा एवं दंडी के द्वारा भी हो चुकी थी। जिस प्रकार से वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की थी, तो जो वक्रोक्तिवाद कहलाया था, तो उसके से पहले इसकी जो चर्चा है वो किसने, भामा और दंडी के द्वारा पहले भी हो चुकी थी। और ध्वनि का आधार भी पूर्ववर्ती ग्रंथों में उपलब्ध होता है। यानी कि ध्वनि जो सिद्धांत है उसकी चर्चा भी, उसकी व्याख्या भी हमें पहले के जो हमारे ग्रंथ प्राप्त हुए थे उसमें भी उनकी व्याख्या, उनकी वर्णन जो है वो हमें पहले से प्राप्त होता है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हो जाता है।
उपरोक्त जो 5 सिद्धांत हैं उनके आधार पर काव्य के 5 पक्षों पर बल दिया गया है। तो काव्य के जो पक्ष हैं 5, वो कौन कौन से हैं? अलंकार में काव्य शैली की बाह्य साज सज्जा पर, अलंकार का जो हमारा काव्य है उसकी क्या की गई है? अलंकार में जो काव्य शैली है उसकी जो बाहरी साज सज्जा है उस पर बल दिया गया है। रीति में काव्य के स्वाभाविक जो गुण हैं कौन कौन से? शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, नाद सौंदर्य आदि पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। ध्वनि, ये क्या है? ध्वनि में इसके अर्थों की व्यंग्यता पर, वक्रोक्ति में अर्थ की लाक्षणिकता पर और औचित्य में विषय और शैली के पारस्परिक संतुलन पर बल दिया गया है। तो क्या कहा गया है इसमें कि जब हमारे ये 5 सिद्धांत जो इन लेखकों ने क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे, तो उसमें जो है किन किन पर बल दिया गया था? काव्य में जो अलंकार है, अलंकार में काव्य शैली की जो बाहरी साज सज्जा है उस पर ध्यान दिया गया था। रीति में काव्य के जो स्वाभाविक गुण हैं जैसे शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, नाद सौंदर्य, इन पर बल दिया गया था। ध्वनि में उसके अर्थ की जो व्यंग्यता है, यानी कि किस चीज़ पर इस पर व्यंग्य किया गया, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, उस पर इस पर क्या क्या है, उस पर ध्यान दिया गया। वक्रोक्ति में अर्थ की जो लाक्षणिकता है उस पर बल दिया गया और औचित्य में विषय और किस पर दिया गया है? विषय और शैली पर बल दिया गया है। अब हम आगे देखें कि इस दृष्टि से प्रथम 4 सिद्धांतों को रूपवादी, जो प्रथम जो हमारे 4 सिद्धांत हैं उसको क्या कहा गया है? रूपवादी किया गया है और अंतिम को वस्तुवादी कहा गया है। रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षक बनाने के लिए 4 विधियों पर बल दिया गया है। जो रूपवादी सिद्धांत तो कहे गए हैं हमारे शुरू के जो प्रथम 4 सिद्धांत थे उसको क्या कहा गया? रूपवादी क्या कहा गया और अंतिम को वस्तुवादी क्या कहा गया है। तो जो रूपवादी सिद्धांत है उसमें काव्य के रूप को क्या किया गया है? आकर्षक बनाया गया है। अभी हमने देखा था ना कि काव्य की जो बाहरी साज सज्जा है उस पर ध्यान दिया गया, तो उसको इस प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। और सुंदर बनाने के लिए जो है 4 विधियों का प्रयोग किया गया। वो कौन कौन सी विधि है? बाह्य तत्वों के द्वारा अलंकरण, नाद सौंदर्य, अर्थ की व्यंग्यता पर और अर्थी का वैचित्र्य। तो इन जो है 4 विधियों के द्वारा काव्य को क्या किया गया? सुंदर बनाया गया है। लेकिन इन्हीं से संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इनसे जो इतना करने के बाद भी इनको क्या है? संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। सिद्धांत के अनुयायियों अन्य सिद्धांतों के द्वारा प्रस्तुत विधियों को नाम बदलकर अपने सिद्धांतों के क्षेत्र में समाविष्ट करने का जो प्रयास है वो किया गया। यानी कि इतना करने पर भी इन आचार्यों को क्या है? संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो इन आचार्यों ने क्या किया? इन आचार्यों ने अन्य सिद्धांतों के द्वारा, यानी कि जो और भी अनुयायी थी, उन्होंने जिन सिद्धांतों की क्या है? स्थापना की, जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, तो उन विधियों का नाम बदल करके इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत में उसको समाहित कर लिया, अपने सिद्धांत के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस संबंध में वे साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से क्या हो गए? ग्रस्त रहे। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट धरती पर किसी अन्य शासक की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता नहीं देना चाहता है, बल्कि वह सभी शासकों की भूमि को क्या करना चाहता है? अपने कब्जे में, अपने अधिकार में लेना चाहता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से ले या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ले। लगभग सभी प्रकार से इन सिद्धांतों के अनुयायियों ने भी अपने सिद्धांत के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धांत की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र सत्ता है उसको क्या है? मान्यता प्राप्त न दे करके उसकी भूमि को अपने क्षेत्र में लेने की इन्होंने क्या है? कोशिश की है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक राजा है वो दूसरे राजा के जो अधिकार है, राजा का शासक है, उसके जितने भी अधिकार है, उसकी संपत्ति है, उसकी भूमि है, सबको अपने क्या है? कब्जे में लेना चाहता है, अपने साम्राज्य को वो बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार से इस काल के जो आचार्य रहे उन्होंने क्या है? दूसरे अनुयायियों के द्वारा जो स्थापना की गई थी सिद्धांतों की, तो उनके उन्होंने जिस पद्धति का प्रयोग किया, जिस विधियों का उन्होंने प्रयोग किया, उसका नाम बदला है, नाम बदल दिया और क्या किया? उसको भी अपने सिद्धांत में शामिल कर लिया। तो यही इस आचार्यों की दशा रही है।
अब आगे देखें कि एक और अलंकारवादियों ने क्या किया, रस को एक अलंकार मात्र मान लिया। जो रस है उसको क्या मान लिया, अलंकार मान लिया। तो वक्रोक्तिवादी कुंतक ने सारे अर्थालंकारों को काव्य वक्ता में स्थान देकर अलंकार का अस्तित्व ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार ध्वनिवादियों ने अलंकार ध्वनि भेद की क्या करके, कल्पना करके अलंकार सिद्धांत के सारे वैभव को हस्तगत कर लेना चाहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि ध्वनि जो वादी थे, ध्वनिवादियों ने क्या किया, अलंकार ध्वनि के भेद की कल्पना कर दी कि जो अलंकार का ही भेद है, ध्वनि भेद, और इससे अलंकार सिद्धांत के सारे वैभव को क्या कर लिया, अपने हस्तगत कर लिया, यानी कि अपने हाथों में लेना चाहा था। तो दूसरी ओर अलंकारवादियों ने ध्वनि के ही विभिन्न रूपों को गूढ़ार्थ प्रति मूलघ के विभिन्न अलंकारों की संज्ञा दे दी। तो उन्होंने भी क्या कहा कि इसको भी अलंकार का ही एक रूप बता दिया। तो इस प्रकार से सभी आचार्यों ने अपने अपने अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम आगे देखते हैं कि पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता एवं क्षेत्र विस्तार की इस प्रवृत्ति के कारण एक और ये सिद्धांत अनिश्चित, अमर्यादित एवं अप्रमाणिक हो गए, तो दूसरी ओर इनमें साहित्य शास्त्र भी अव्यवस्थित और असंतुलित हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो जिस प्रकार से प्रतिद्वंद्विता रही, एक दूसरे के अधिकारों को खत्म करके अपने अधिकारों को क्या करना, बढ़ाने की कोशिश करना, उनके अधिकारों को अपने हाथों में लेना, अपने सिद्धांतों का जो क्षेत्र है उसको विस्तार करना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो सिद्धांत हो गए वो कैसे हो गए, अनिश्चित हो गए, अमर्यादित हो गए, उनमें किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रही, वे अप्रमाणिक सिद्ध हो गए, उनमें प्रामाणिकता का जो है उनमें कोई भी गुण विद्यमान नहीं रहा। तो जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हमारा जो साहित्य शास्त्र है वो भी अव्यवस्थित और असंतुलित हो गया। दूसरा है नवीन व्याख्याएं। तो नवीन व्याख्याएं इस युग में नवीन सिद्धांतों के आविष्कारों के साथ साथ परंपरागत मतों की नवीन व्याख्याएं भी हुई। तो जिस प्रकार से नए सिद्धांतों की स्थापना हुई थी उसी प्रकार से उनकी क्या हुई, व्याख्याएं भी करनी पड़ेगी, उनको बताना भी पड़ेगा, उनका विस्तार भी करना पड़ेगा, उनका वर्णन करना पड़ेगा। तो जिसके कारण नवीन नवीन क्या हुई, व्याख्याएं भी प्रकट हुई। इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, तो इस कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले आचार्य थे भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इन्होंने मुख्यतः रस सिद्धांत की ही नई प्रस्तुत व्याख्याएं जो है कर दी। यानी कि जो रस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। भरत मुनि ने जो जिस रस सिद्धांत को प्रस्तुत किया उसी की ही इन आचार्यों ने क्या की, नई व्याख्याएं प्रस्तुत कर दी। आचार्य भट्टलोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की नई व्याख्या करते हुए अपने उत्पत्तिवाद की स्थापना की थी। कि आचार्य जो भरत मुनि थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी, रस सिद्धांत की, रस सूत्र की स्थापना की। तो भट्टलोलट ने क्या किया, उस रस सूत्र की नई व्याख्या की और क्या कर दिया, उत्पत्तिवाद की स्थापना कर दी। भरत मुनि का रस सिद्धांत संयोजनवादी था। जिस प्रकार विभिन्न तत्वों के संयोजन से, यानी कि विभिन्न तत्वों के संयोग से जुड़ने से किसी वस्तु या कार्य की क्या होती है, योजना होती है, वैसे ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोजन से, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके भावों के संयोजन से, इनके भावों के जुड़ने से क्या होता है, रस सिद्धांत की, यानी कि रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से भरत मुनि का जो संयोग शब्द है वो भी इसी तथ्य को क्या करता है, सूचित करता है। लेकिन भरत लोलट ने इनके स्थान पर रस को विभाव से उत्पन्न, संचारी भाव से पुष्ट और अनुभाव से व्यक्त सिद्ध करते हुए, यानी कि विभाव से क्या हुआ है, रस उत्पन्न हुआ है, संचारी भाव से पुष्ट हुआ है और अनुभाव से उसकी क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। तो निष्पत्ति का अर्थ क्रमशः 3 प्रसंगों में उत्पत्ति से, पुष्टि से और अभिव्यक्ति से सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति को क्या कहा है, यांत्रिक रचना,
व्यापार के स्थान पर कर्मिक विकासवादी रूप प्रदान किया है। क्या कर दिया है कि भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति को यांत्रिक रचना व्यापार के स्थान पर कर्मिक विकासवादी रूप प्रदान किया, जो अधिक वैज्ञानिक और क्या है, व्यवहारिक है। आचार्य शंकुक ने भट्ट लोलट की व्याख्या का क्या किया, खंडन कर दिया। किसने किया, आचार्य शंकुक ने किया है। किसका, भट्ट लोलट की व्याख्या का खंडन करते हुए किसकी स्थापना की, अनुमितिवाद की स्थापना कर दी। यानी कि शंकुक ने किसकी स्थापना की है, शंकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना की है। इन्होंने न्याय शास्त्र के अनुमानवाद को आधार बनाते हुए रस की प्रत्यक्ष अनुभूति के स्थान पर उसकी अप्रत्यक्ष अनुभूति की संभावना को सिद्ध कर दिया है। आचार्य शंकुक ने क्या किया, अनुमितिवाद की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, नाट्य शास्त्र के अनुमानवाद को क्या बनाया है, आधार बनाया है, और उसको प्रत्यक्ष अनुभूति के स्थान पर उसकी अप्रत्यक्ष अनुभूति की जो संभावना है उसको सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आचार्य शंकुक की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि रस अलौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है। क्या कहा इन्होंने कहा कि जो रस है वो अलौकिक जीवन की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है उससे बिल्कुल अलग अनुभूति है। तो ये किसने कहा है, ये आचार्य शंकुक ने कहा है। दूसरा, इन्होंने स्थायी भाव और रस का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो स्थायी भाव क्या होते हैं और रस क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास इन्होंने किया है, लेकिन इसमें इनको क्या हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई। भट्टनायक ने रस निष्पत्तिवाद की जो क्रिया है उसको 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी, अभिधा और भावक्त्व और भोजकत्व, इनमें विभाजित करते हुए क्या किया, साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना की। यद्यपि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भट्टनायक की स्थापना को निराधार सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो हमारे पहले के आचार्य हुए उन्होंने भट्टनायक की जो स्थापना की थी, भट्टनायक ने किसकी स्थापना की, साधारणीकरण की स्थापना करी, उसको क्या कर दिया, निराधार सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें भी अधिक सफल नहीं हुए। आधुनिक साहित्य शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र के नवीन अनुसंधानों के द्वारा आधुनिक साहित्य शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र के नवीन अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि भट्टनायक का यह जो मत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में एक और काव्य शास्त्री I.A. रिचर्ड ने काव्यास्वादन की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए ऐसी प्रक्रियाओं का विवेचन किया है। जिस प्रकार से किसने किया, भट्टनायक ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विवेचन किया, उसको 3 भागों में विभक्त किया, किसमें, अभिधा में, भावक तत्व में और भोजक में करते किया है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो है अभी भट्टनायक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण नई व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। आधुनिक युग में जो हमारे काव्य शास्त्री रहे कौन, I.A. रिचर्ड, उन्होंने भी काव्य स्वादन की प्रक्रिया का क्या किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए इस प्रक्रिया का क्या किया था, विवेचन किया था, जो उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं के अनुरूप है। जिस प्रकार से अभिधा और भावक्त्व और भोजकत्व इन प्रक्रियाओं के ये अनुकूल है, अनुरूप है, उसी के जैसे ही हैं। तो दूसरी ओर सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भाववादी चिंतकों ने इम्पैथी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, जिससे भट्टनायक के शब्दों में साधारणीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। किसने, जो हमारे भाववादी चिंतक थे, इम्पैथी सिद्धांत की उन्होंने क्या की, प्रतिष्ठा की, और उसको हम भट्टनायक के शब्दों में क्या कहेंगे, साधारणीकरण का सिद्धांत कहेंगे। इम्पैथी का अर्थ क्या होता है, इम्पैथी का अर्थ होता है सहानुभूति या फिर साधारणीकरण ही होता है। अतः भट्टनायक की देन का आधुनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि जो भट्टनायक ने जो साधारणीकरण का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, तो उसी का ही हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उन्होंने खंडन किया, तो वो क्या हुए, उसमें सफल नहीं हो पाए थे। क्यों, क्योंकि उसी के जैसे ही जो अनुरूप है, उसी के अनुसार ही, उन्हीं के जैसा ही हमारे
जो काव्य शास्त्र रहे, कोई आई ए रिचर्ड, उन्होंने भी जो है मनोवैज्ञानिक क्या किया था, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार से जो हमारे भट्ट नायक थे, उन्होंने भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का ही प्रयोग करते हुए ही जो है साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो इसी प्रकार से वो जो है सफल नहीं हो पाए थे। अब हम आगे देखते हैं। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए साधारणीकरण को स्वीकार किया, लेकिन अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक एवं श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही है। कि क्या कहा है कि जो हमारे अभिनव गुप्त थे, उन्होंने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का क्या किया, खंडन करते हुए जो साधारणीकरण है उसको स्वीकार किया है। अब तक जितने भी रस सिद्धांत, रस को लेकर के, रस की उत्पत्ति को लेकर के हमारे जो व्याख्याता थे, उन्होंने कितना ही प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने सदैव जो पाठक है और श्रोता है उनके व्यक्तित्व की क्या की है, उपेक्षा की है। किसी का श्रोता की तरफ ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में जो काव्य वस्तु के अलावा स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। उन्होंने सिर्फ जो अपनी रचनाओं के द्वारा जो है अपनी रस की उत्पत्ति करने का प्रयास किया, आनंद को उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें आनंद जो आना चाहिए, आनंद जो उत्पन्न होना चाहिए, रस की जो उत्पत्ति होती है, उसमें पाठक का भी सहयोग होता है। अगर पाठक जो है उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे, रुचि से नहीं पढ़ेंगे, तो उनको आनंद कैसे प्राप्त होगा, उनको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले और श्रोता दोनों का ही भी रस उस उत्पत्ति में अपना एक विशेष योगदान होता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की क्या की, प्रतिष्ठा की। उन्होंने देखा कि जितने भी हमारे व्याख्या हैं वो क्या कर रही हैं, पाठकों की तरफ, श्रोताओं की तरफ ध्यान दे ही नहीं रही है, बल्कि उनका रस की उत्पत्ति में एक विशेष स्थान होता है। तो उसी तरफ ध्यान रखते हुए, उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभिनव गुप्त ने क्या किया, अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की। उनके मतानुसार काव्य स्वादन में, यानी कि जो काव्य हम लिख रहे हैं उसके स्वाद में, उसके आनंद में पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, बल्कि उसकी जन्मजात वासना ही उद्वेलित होकर क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती हैं। तो ये वासनाएं सभी प्राणियों में कैसी होती हैं, ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की शब्दावली में ये क्या है, में ये वासनाएं हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो सहज प्रवृत्तियों के नाम से पुकारा जाता है। इस दृष्टि से अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद अरस्तु के विरेचन सिद्धांत और फ्राइड के वासना सिद्धांत एवं क्रोचे के अभिव्यक्तिवाद के बहुत ही समीप पड़ता है। जैसे अरस्तु ने हमारे विरेचन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, फ्राइड ने वासना सिद्धांत को प्रस्तुत किया, क्रोचे ने अभिव्यक्तिवाद को जो है प्रस्तुत किया। तो ये जो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है वो उन्हीं के अनुरूप ही, उन्हीं के बिल्कुल निकट का ही जो ये सिद्धांत माना जाता है। अरस्तु और अभिनव गुप्त दोनों ने ही काव्य के माध्यम से वासनाओं की विवेचन या उनकी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है, किंतु एक ने केवल दूषित वासनाओं पर बल दिया है तो दूसरे ने ऐसा नहीं किया है। फ्राइड ने भी वासनाओं की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया, परंतु वह जो सारा बल है वो किस पर केंद्रित करते हैं, काम वासना पर ही केंद्रित करते हैं, जबकि अभिनव गुप्त ने ऐसा नहीं किया है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का जो संबंध है वो मुख्यतः किससे है, काव्य रचयिता की सहजानुभूति से है, जबकि अभिनव गुप्त का जो मत है वो किससे, सहज प्रवृत्तियों से संबंधित है। इस तरीके से इस अंतर के होते हुए भी, ये जब सभी अंतर होते हुए भी अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में नवीन सिद्धांतों की स्थापना एवं पुराने सिद्धांतों की नई व्याख्या दोनों ही
जो है इन दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। यानी कि नवीन सिद्धांतों की स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, और उन सिद्धांतों से संबंधित जितनी भी नई व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को करने का भी जो कार्य है वो क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये सभी जो है हमें इस युग में देखने को मिला है। वस्तुतः इस युग को जो है हम क्या कहते हैं, वस्तुतः इस युग को हम भारतीय साहित्य शास्त्र का स्वर्ण युग कहते हैं। वैसे भी जो हमारा भारतीय हिंदी शास्त्र है उसके अनुसार भी ये जो युग है वो क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। अब हमारा जो तीसरा काल है वो क्या है, विस्तारण काल, और इसका समय कितना है, 11वीं सदी से 17वीं सदी तक। इस काल में मम्मट, जिसका समय कितना है, 11वीं से 12वीं सदी, रुयक 12वीं सदी, हेमचंद्र 12वीं सदी, रामचंद्र गुणचंद्र ये है 13वीं से 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी, और भृति आचार्य हुए, जिन्होंने किसी नए सिद्धांत की स्थापना ना करके क्या किया, इन्होंने पूर्व प्रचलित सिद्धांतों में कंचित संशोधन और समन्वय प्रस्तुत किया है। तो इस काल के आचार्य जो हुए थे कौन कौन से थे, मम्मट, रुयक, हेमचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र, जगन्नाथ, ये जो आचार्य हुए इन्होंने क्या किया, किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं की, किसी नए जो व्याख्या है वो प्रस्तुत नहीं की, बल्कि जो पहले के जो आचार्य थे उन्होंने जिन सिद्धांतों की व्याख्याएं की है, जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके, उनमें कुछ जोड़ करके उसको क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। इस युग के आचार्यों में पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह कट्टरवादिकता का जो प्रभाव है वो भी हमें नहीं दिखाई देता है। वे किसी एक ही सिद्धांत में ना बन करके विभिन्न सिद्धांतों की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। इस युग के आचार्यों में पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह, पूर्ववर्ती यानी कि पहले के आचार्यों की तरह जो उनमें जो कट्टरवादिकता थी वो इस युग के आचार्यों में क्या है, नहीं है। मतलब उसका कट्टरवादिकता का अभाव जो है हमें इनमें देखने को मिलता है। वे किसी एक नए की सिद्धांत में बंद करके नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने क्या किया, विभिन्न सिद्धांतों की उपलब्धियों को स्वीकार करा। मतलब सभी जो सिद्धांत है उनकी उपलब्धियों को इन्होंने क्या किया, स्वीकार करा है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि सभी को थोड़ा बहुत स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब हर रचना में इन सिद्धांतों का जो हमारे रस सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, इन सभी का स्थान मिल जाता है। वो बात एक अलग है कि भाई किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, लेकिन है सभी का। दूसरी बात यह है कि वे किसी को कम महत्व देते हैं और किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन महत्व सबको ही देते हैं। लेकिन उनकी यह सामान्यवादिता किसी प्रौढ़, व्यापक एवं मौलिक दृष्टिकोण का सूचक नहीं है, बल्कि सार संकलन की प्रवृत्ति का द्योतक है कि उन्होंने सब कुछ को क्या है, सबको एक साथ ला करके खड़ा कर दिया है। इनमें एक दो आचार्यों को छोड़कर शेष में विवेचन की गंभीरता और उसके बाद क्या है, विश्लेषण की सूक्ष्मता और निष्कर्षों की मौलिकता का प्रारूप अभाव है। इन सभी का अभाव उन आचार्यों में कुछ को छोड़कर सभी में दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण से ये जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है वो जरा अवस्था का सूचक माना जाता है। तो ये जो है हमने अपने तीसरे काल से संबंधित हमारे जो मुख्य बातें थी उसको जाना। तो चलिए हम अब अपने आगे के काल के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा जो अगला काल है वो कौन सा है, अनुवाद काल, और इसका समय कितना है, 16वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक। इस काल में संस्कृत के स्थान किसने ले लिया, आधुनिक भाषाओं ने ले लिया। पहले कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो संस्कृत का किया जाता था। तो इस काल में आते आते संस्कृत के स्थान पर जो हमारी और स्थानीय भाषाएं थी उन सभी ने उसका स्थान ले लिया। अतः भारतीय काव्य शास्त्र भी अनेक प्रादेशिक भाषाओं में क्या हो गया, आगे चल करके विभक्त हो गया। यहाँ हम केवल हिंदी की दृष्टि से ही इसे अनुवाद कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारी दास, प्रताप शाही,
और उसके अलावा और भी आचार्य हुए जिन्होंने पदबंध रीति ग्रंथ लिखे हैं। तथापि इस क्षेत्र में शताधिक यानी कि जो ज्यादातर जो कवि जो अवतरित हुए, किंतु शास्त्रीय विवेचन का कार्य कवि के वश का काम नहीं था। यही कारण है कि इनकी देन का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर भागीरथ मिश्र को लिखना पड़ा। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि हिंदी के अधिकांश कवि यानी कि लेखकों का लक्षण भाग कैसा है, अस्पष्ट है अथवा मतलब अपूर्ण है, पूरा नहीं है। ये आचार्यत्व के अयोग्य हैं। वे कवि ही प्रधान रूप से हैं और इनका आचार्यत्व या शास्त्रीय विवेचन का प्रयत्न बहुत सफल नहीं है। कि ये मतलब कवि ही है, इनको आचार्य नहीं कहा जा सकता। इनका जो शास्त्रीय विवेचन वो कैसा है, पूर्ण रूप से सफल नहीं है, यानी कि पूरा नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये किसने कहा है, ये भागीरथ मिश्र ने कहा है। अब हम आगे देखते हैं कि इस निष्कर्ष की पुष्टि, ये जो निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष की पुष्टि डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने भी की है। उनके शब्दों में चिंतामणि आदि आचार्यों ने भारतीय काव्य शास्त्र के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है, यह स्पष्ट है। हिंदी के वर्तमान काव्य शास्त्र सिद्धांतों के निर्माण में भी उनका योगदान नहीं है और यह भी स्पष्ट रूप से जो है प्रमाणित है। तो ये किसने कहा है, ये डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने निष्कर्ष दिया है। अब हमारा जो पांचवा काल आता है वो है अद्यतन काल। इसका जो समय वो कौन सा है, 19वीं सदी के अंतिम चरण से अब तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। इस काल को भी मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि हमने अपने गद्य काल यानी कि आधुनिक काल को हमने बांटा था, उसी प्रकार से जो ये अद्यतन काल है इसको भी हमने जो है कितने युगों में बांटा, 3 युगों में बांटा है। भारतेंदु युग, और इसका समय है 1875 से लेकर के 1925 तक। शुक्ल युग 1925 से 1945 तक, और शुक्लोत्तर युग ये है कितना, 1945 से लेकर के अब तक का ये जो समय माना गया है। प्रथम युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और प्रभूति विद्वान आते हैं, जिन्होंने अपने कुछ लेखों और पुस्तकों में साहित्य सिद्धांतों का क्या किया है, विवेचन किया है, उनका वर्णन किया है। भारतेंदु युग ने अपने नाटक ग्रंथ में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए प्राचीन सिद्धांतों में क्या किया है, नवीनीकरण या प्राचीन और नवीन के समन्वय पर उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। इन्होंने भारतीय नाटकों के साथ यूरोपीय नाटकों की भी चर्चा करते हुए भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के समन्वय की ओर संकेत किया है। कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो यूरोप के नाटक हैं उनकी भी चर्चा की, अपने भारतीय नाटकों के साथ साथ यूरोप के नाटकों की चर्चा की, जिससे भारतीय और पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्र है उसका जो है समन्वय हो सके। उनके समन्वय की ओर इन्होंने क्या किया है, इशारा किया है। आगे चलकर अन्य विद्वानों ने भी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सामग्री को हिंदी गद्य में क्या किया, प्रस्तुत किया है। यद्यपि उनमें मौलिकता का अभाव है, किंतु इन्होंने रीतिकालीन दृष्टिकोण, परंपरा और शैली को त्याग कर नए दृष्टिकोण और नए शैली का प्रवर्तन करके जो है बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। अब हम आगे देखें तो शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित साहित्य शास्त्र का एक नया रूप हमें जो है वो प्राप्त होता है। परंपरागत उन्होंने आधुनिक युग की प्रवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन सिद्धांतों की निजी दृष्टि से क्या की है, व्याख्या की है। विशेषता किसकी, रस सिद्धांत की। इस क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आनंदवादी रस सिद्धांत को नीतिवादिकता से समन्वित करते हुए रस की 2 कोटियां निर्धारित की है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ हमारे काव्य के आश्रय से तादात्म्य हो जाता है वहाँ उच्च कोटि की रस दशा प्राप्त होती है।
क्या होती है, जो हमारा आश्रय, काव्य के आश्रय से, यानी कि जो काव्य में जो मुख्य हमारा रस है उससे जब हमारा तादात्म्य यानी कि संपर्क स्थापित हो जाता है तो वहाँ वो क्या कहलाता है, वो उच्च कोटि का, जो उच्च कोटि का काव्य कहलाता है। उसमें हमें रस की दशा, उच्च कोटि के रस की दशा प्राप्त होती है, मतलब उच्च कोटि का आनंद हमें प्राप्त होता है। अन्यथा नायक के दुष्चरित्र स्थिति होने के माध्यम से, होने की स्थिति में, यानी कि जब नायक है उसका जो चरित्र है अच्छा नहीं है तो उस स्थिति में क्या होता है, मध्यम कोटि की रसानुभूति हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या कहा है कि जब हमारे काव्य के साथ में एक अच्छा संपर्क स्थापित हो जाता है तो वहाँ पर हमें उच्च कोटि का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब जो है नायक का चरित्र अच्छा नहीं है तो उस प्रकार तब हमारी क्या होती है, उस काव्य में जो हमारे आनंद के साथ जो संपर्क स्थापित होना चाहिए, जो काव्य का के साथ जो संपर्क स्थापित होना चाहिए, जो हमारा काव्य लिखने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके साथ जब पढ़ने वाले श्रोता का या पाठक का जब अच्छे से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, चरित्र नायक का चरित्र अच्छा ना होने के कारण, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर हमें मध्यम कोटि का आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रकार के रसों का वर्णन इसमें किया है। शुक्लोत्तर युग के साहित्य शास्त्र विद्वानों में कौन कौन आएंगे, डॉक्टर गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, ये हमारे किस में आएंगे, शुक्लोत्तर युग के आचार्यों के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टर गुलाब राय ने भारतीय एवं पाश्चात्य सिद्धांतों को सरल और सुबोध शैली में प्रस्तुत करके प्रवृत्ति अनुसंधानकर्ताओं का मार्ग क्या करा, इन्होंने प्रशस्त किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मुख्य क्षेत्र ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक समीक्षा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी इन्होंने अनेक लेखों में समन्वयात्मक जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया है। किसने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य जो हमारे वाजपेयी हुए, आचार्य नंद दुलारे जो हमारे वाजपेयी हैं, आचार्य वाजपेयी का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है, व्यवहारिक समीक्षा का इन्होंने व्यवहारिक समीक्षा का, आचार्य वाजपेयी का जो मुख्य स्थान क्या रहा, व्यवहारिक समीक्षा का रहा है। फिर भी इन्होंने अनेक निबंधों में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य को निकट लाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र का असली जो क्षेत्र है वो क्या है, इनका असली क्षेत्र साहित्य शास्त्र है। इस क्षेत्र में इनकी देन 3 रूपों में स्वीकार की जा सकती है। कौन कौन से रूप हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं। एक और इन्होंने परंपरागत भारतीय सिद्धांतों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की है जो आधुनिक मौलिकता से क्या है, युक्त है, लेकिन स्वयं काव्य रचयिता से ही होता है। लेकिन ये जो स्वयं है वो काव्य रचयिता से ही होता है। इस प्रकार ध्वनि, रीति आदि के क्षेत्र में भी इन्होंने अनेक पूर्व प्रचलित जो भ्रांतियां हैं उनका क्या करा, निराकरण किया है। यानी कि जो पहले से जो भ्रांतियां प्रचलित थी, जो भ्रांतियां चली आ रही थी, उनका इन्होंने क्या कर दिया, निराकरण किया है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखें तो दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरे इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी विस्तृत व्याख्याओं के साथ हिंदी में प्रस्तुत किया है। कि पहले जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो जितनी भी व्याख्याएं लिखी गई वो सब किस में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। तो डॉक्टर नगेंद्र ने उनको क्या कहा, हिंदी में, तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र ने उनको हिंदी में प्रस्तुत किया। तीसरा, प्राचीन और नवीन भारतीय और पाश्चात्य तत्वों की जो पारस्परिक तुलना के द्वारा उनके सापेक्ष महत्व का दिग्दर्शन कराया है। यानी कि प्राचीन और जो नवीन है, भारतीय और पाश्चात्य जो तत्व हैं उनमें तुलना करके तुलना की, और फिर उसमें जो उनका जो महत्व है, उन सभी में जो भी उनका महत्व हमें डॉक्टर नगेंद्र को दिखाई दिया, उसको क्या करा है, सभी को दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। वस्तुतः इन्होंने हिंदी समीक्षा को एक व्यापक भूमि प्रदान की है, जिससे विश्व साहित्य शास्त्र के 2 चरम छोर ग्रीक एवं संस्कृत साहित्य शास्त्र का गुफन उनमें हो जाता है। तो उपरोक्त विद्वानों के अतिरिक्त और कौन कौन से हैं, आचार्य बलदेव उपाध्याय, श्री राम दहिन मिश्र,
डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रियात, डॉक्टर रामलाल सिंह, डॉक्टर भोला शंकर व्यास। इसके अलावा डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, श्री राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी आदि विद्वानों ने भी अपने ग्रंथों में भारतीय साहित्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों और सिद्धांतों का विवेचन आधुनिक दृष्टि के द्वारा किया है। अतः इनमें कोई संदेह नहीं कि कोई संदेह नहीं कि परंपरागत भारतीय साहित्य शास्त्र हिंदी में आकर और भी अधिक क्या हो गया, विकसित हो गया और भी अधिक प्रौढ़ हो गया। साहित्य विद्वान के रूप में वह भारतीय रूढ़ियों एवं परंपरागत असंगतियों से मुक्त होकर के नए रूप में क्या हुआ, ये हमारा साहित्य शास्त्र प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार भारतीय जो काव्य शास्त्र है वो आज अत्यंत उन्नत है, विकसित है। आज हमने अपने भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास को जाना, जिसको हमने 5 कालखंडों में विभाजित किया और उन 5 कालखंडों के माध्यम से हमने अपने काव्य शास्त्र को पूरे विस्तार से जाना। मैंने पूरा प्रयास किया आपको काव्य शास्त्र के इतिहास को अच्छे से समझाने का। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि मैं अपनी अगली क्लास में आपकी उन डाउटों को क्लियर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के ज़रिए, इन वीडियो के ज़रिए, इन क्लासेस के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।